इससे बच के रहना, बता रहा हूँ। हंसी मजाक करेगा तुमसे, चुपचाप उसने सारी तैयारी कर रखी है, फिर हंसते हंसते कहेगा कहते उसमें पास हो जाऊँ तो बहुत है, और पता चलेगा कि रिजल्ट में टॉप पर आ रहा है। ध्यान रखना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इसमें बस एक ही कैटेगरी होती है इसकी, एल्केन्स। एल्केन्स में केवल सिंगल बॉन्ड मिलेगा आपको, और एल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CH2H+2। और अगर इसमें से एक हाइड्रोजन एटम कम कर दिया जाए तो वो बन जाता है एल्काइल ग्रुप। हाँ जी, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? CnH2n+1। ठीक है, ये एल्काइल ग्रुप होता है। अब आप इस घर आइए एल्डिहाइड्स पर। एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स में क्या होता है कि जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड्स, जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड्स इज RCHO। ठीक है, और स्ट्रक्चर क्या होता है? RC≡O H। CHO होता है ना? CHO है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है C≡O और सिंगल बॉन्ड H। अब इसमें कैपिटल R इज एल्काइल ग्रुप। यहाँ जो कैपिटल R है ये आप पे एल्काइल ग्रुप होता है, मतलब CnH2n+1। अब इसके बाद में आप ये देखेंगे कि जो ये एल्डिहाइड है, हम ये देखते हैं कि एल्डिहाइड में या कोई भी होमोलॉगस सीरीज़ है, जैसे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड एक होमोलॉगस सीरीज़ है, कीटोन्स एक होमोलॉगस सीरीज़ है। तो अगर सिर्फ एल्डिहाइड की हम बात कर रहे हैं तो हम शुरुआत करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से। तो कार्बन एटम्स कितने होने चाहिए? एक कार्बन एटम, फिर 2 कार्बन एटम, फिर 3 कार्बन एटम। तो एक कार्बन एटम तो इसके फॉर्मूले में ही है, एक कार्बन एटम तो इसके फॉर्मूले में ही है। तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स। ये जो एल्डिहाइड्स बन रहे हैं इसके जरा मेंबर्स, मेंबर्स का मतलब समझ रहे हैं कि इसके कौन कौन से कंपाउंड्स हैं। तो इसके मेंबर्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले हम ये कहेंगे मीथेनल, मीथेन, मीथेन का ई हटाकर और अल लगा दीजिए, मीथेनल। एल्डिहाइड में क्या होता है? एल्डिहाइड में लास्ट में हम जो है अल लगा देते हैं, एल्कोहल में लास्ट में OL लगा देते हैं, कीटोन में लास्ट में ONE ओन लगा देते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड ये लगा देते हैं। तो जरा देखिए, जब मैं मीथेनल की बात कर रहा हूँ तो मीथेनल में हम क्या बोलेंगे कि N=1 नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी एक कार्बन इसमें है ही। तो हम इसको क्या बोलेंगे, C। इसका स्ट्रक्चर मीथेनल का, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ही देखो। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्ट्रक्चर में C≡O सिंगल बॉन्ड H। तो ये जो कार्बन है, कार्बन होता है टेट्रावैलेंट। तो कार्बन के साथ में आप ये देखिए 2 वैलेंसी तो इधर सेटिस्फाई हो रही है ऑक्सीजन के साथ, एक इधर, तो अभी एक वैलेंसी बचती है ना। तो यहाँ पर आप क्या करें, H लगा दीजिए। यहाँ मैं अगर कार्बन लगा दूंगा, एक कार्बन भी लगाऊंगा तो फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हो जाएंगे, फिर वो मीथेनल ना रहकर वो इथेनल बन जाएगा। तो इसलिए मीथेनल का होता है HCHO। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम ऑफ, हाँ जी, ऑफ मीथेनल इज फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, ये मीथेनल हुआ। सेकंड जो है इसका मेंबर, सेकंड मेंबर होता है इथेनल। इथेनल, तो इथेनल का स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो हम ये कहते हैं कि C≡O सिंगल बॉन्ड H। तो एक कार्बन तो इसमें है ही, आपको क्या करना है, एक कार्बन और लगा देना है, एक कार्बन और लगा दिया। तो ये वाला कार्बन की वैलेंसीज चारों सेटिस्फाई हो गई, 1 2 3 4, ये तो चारों सेटिस्फाई हो गई।
लेकिन ये जो कार्बन है इसकी केवल एक वैलेंसी सेटिस्फाई हुई है, तो 3 बची ना अभी, तो उन तीनों की जगह आप हाइड्रोजन लगा देंगे। इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया? इसको क्या बोलेंगे? ये जो फॉर्मल्डिहाइड बना, मीथेनॉल बना, इसको बोलेंगे बेटा HCHO, इसको बोलेंगे HCHO, और इसको क्या बोलेंगे? CH3CHO। ऐसे ही मीथ, ईथ, फिर 3 कार्बन एटम्स वाला क्या हो गया? प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल तो CHO तो इसमें पहले से ही सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन और लगाओ, एक कार्बन और लगाओ, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें 3 हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो ये वाला कार्बन है 1 2 3 4 सेटिस्फाइड है, ये वाला कार्बन इसमें 2 इधर है, तो 2 तो सेटिस्फाई हो गए, 2 बचे, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाई है, तो 3 बच रही है वैलेंसीज, तो 1 2 और 3। तो ये क्या हो जाएगा? इसका नेम क्या हो जाएगा? CH3 CH2। हाँ, ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे तुम बोल रहे हो, और ऐसे भी कर सकते हैं। वो इजी हो जाता है। ये जो CHO है, ये जो CHO है, इसको तो अलग रखो। कार्बन कितने? 2 C2H5 H5 4 5 C2H5 CHO। ये भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं कि इधर वाला क्या है? CH3 CH2 और CO2। और ये क्या है? CH2, और लास्ट में क्या है? CH2। इसका कोई कॉमन नेम नहीं होता। इथेनॉल का कॉमन नेम क्या होता है? बोलो। जैसे ये फॉर्मल्डिहाइड है, तो ये एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। इसी तरीके से आप आगे ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, वो सब करते हैं। सबके नाम याद करने पड़ेंगे कॉमन वाले। बस 2 के ही तो कॉमन नेम, बाकी है ही नहीं। समझ गए? क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। तो ये तो हमारा हो गया मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स। ये एल्डिहाइड्स की हमने बात करी। एल्डिहाइड्स के बाद अगला देखते हैं कीटोन्स। कीटोन्स जो है, कीटोन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है, formula of ketones is R C डबल बॉन्ड O और फिर इधर R डैश, R C डबल बॉन्ड O R डैश, ये होता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा क्या है कि बीच में C डबल बॉन्ड O, इधर एक R और इधर एक R डैश, तो इधर एक अलग एल्काइल ग्रुप और इधर एक अलग एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप तो सेम भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो हम ये कहेंगे वेयर R and R dash are same or different alkyl groups. Same or different alkyl groups. ये हो गया। अब इसके मेंबर्स देखिए, कीटोन्स के देखिएगा मेंबर्स। एक मिनट, मेंबर्स ऑफ कीटोन्स। तो पहला मेंबर क्या होगा, ये देखिएगा कि इसमें क्या है कि यहाँ पर मुझे इधर भी एक एल्काइल ग्रुप चाहिए और इधर भी एक एल्काइल ग्रुप चाहिए। अब हम ये कहेंगे बीच में तो C डबल बॉन्ड O आएगा ही आएगा, C डबल बॉन्ड बीच में आ गया। अब एल्काइल ग्रुप की बात करते हैं, तो हमने ये कहा कि एक काम करते हैं, यहाँ पर सिंपली एक कार्बन लगा दिया हमने। अगर एक कार्बन लगा दिया तो इसके साथ फिर इधर एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, ये भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, किसको? इस वाले कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए। अब ये कार्बन सेटिस्फाई हो गया 1 2 3 4, 4 इसकी वैलेंसी, चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई।
और जो इधर वाला कार्बन है C डबल बॉन्ड O सिंगल Satisfied बॉन्ड, है। तो 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, एक बचती है। तो इस तरफ हम ये कहेंगे कि जैसे हमने यहाँ पर एक तरफ इधर पहले से हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन इधर लगा दिया, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इधर भी चलो हाइड्रोजन लगा देते हैं, हम तो नहीं लगाते कार्बन। ठीक है, क्या ज़रूरी है कि दोनों तरफ आर लगाना? अगर मान लो मैंने यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया तो बेटा फिर ये CHO बन गया, CHO यानी कि फिर ये एल्डिहाइड बन गया, तो ये कीटोन नहीं बन पाएगा। तो कीटोन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब इधर मैंने एक एल्काइल ग्रुप लगाया है तो इधर भी मुझे एक एल्काइल ग्रुप ही लगाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? आप ये देखिए कि यहाँ पर एक कार्बन लगाया और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो जब मेंबर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला मेंबर इसका क्या बनेगा? इसका सबसे पहला मेंबर बनेगा 1 2 3, 3 है कार्बन, ठीक है, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। तो ये बन गया प्रोपेनॉन। और जब इसके फॉर्मूले की, जब इसके नेम की बात करते हैं तो नेम क्या हो जाएगा? CH3, बस CH3 CO CH3, ये हो गया। इसी तरीके से अब मैं कहता हूँ कि प्रोपेनॉन के बाद में, तो प्रोप इसका पहला मेंबर है, इसका पहला मेंबर मीथ नहीं होगा, इसका पहला मेंबर ईथ नहीं होगा। मीथेनॉन और इथेनॉन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। डांस डांस है क्या? वो पूरा वैसे ही क्या बात करवा रहे हो? चलो ठीक है। अच्छा, मैंने ऐसे ऐसे कर दिया था क्या? ना अब ऐसे ऐसे वो अभी दिमाग में वही चल रहा है क्या? बुक नोटबुक के पीछे अभी भी गाना लिखा हुआ है क्या? नहीं, अच्छा, मेरी साइंस की नोटबुक तो देखते हैं हम दूसरी में। एक दिन बुलाया था मैंने तुम्हें पढ़ाने के लिए, तो पीछे कुछ गाने वाने लिखे हुए थे। हाँ सर लिखा है। हाँ, ब्लैक पेन। ऐसी चीज़ें ना भूल जाते हैं। ओ, ब्लैक पेन। और वो गाने ऐसे लिखे हुए थे, समझ में ही नहीं आ रहा था हिंदी इंग्लिश कौन सी भाषा है। पंजाबी गाने इंग्लिश में लिखे हुए थे। लिखा हुआ इतना, राइटिंग इतनी खूबसूरत है। एग्जामिनर भी आत्महत्या कर देगा तो कॉपी आएगी ना, वो भी ये सोचेगा कि किसकी कॉपी आ गई है। सर वो नंबर दिया था ना इसलिए। वही तो इतनी डिस्टेंस पर ही बैठा था। चलिए, अब ये प्रोपेनॉन हो गया। प्रोपेनॉन के बाद फिर अगला देखेंगे ब्यूटेनॉन। तो ब्यूटेनॉन में क्या करेंगे? C डबल बॉन्ड O इधर है ही, इस तरफ C लगा दिया, एक C इस तरफ लगा दिया, एक C इस तरफ लगा दिया, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स अब 4 हो गए। जब 4 कार्बन आइटम्स हो गए तो बीच वाला satisfied है। हाँ, ये वाले में तो 1 2 3 4 चारों वैलेंसी सेटिस्फाई, इसकी 1 और 2 सेटिस्फाई हो गई, 2 बचे, तो एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर, इसमें एक हाइड्रोजन नीचे, एक ऊपर, एक राइट में, इधर एक राइट में, एक नीचे और एक ऊपर, ये हो गया। तो इसको आप क्या कर सकते हो? देखिए, आप यहाँ पर C2H5 CO CH3 ये होगा। भाई इधर देखिए, इधर क्या है? 2 कार्बन आइटम्स हैं, C2H5 और 5 हाइड्रोजन है। हाँ जी, हो गया। उसको थोड़ी देर वेट करो फिर। C2H5 CO CH3 ये हो गया। इसके बाद थर्ड मेंबर अब ये जो पेंटेनॉन है, पेंटेनॉन में क्या करना होगा? एक कार्बन तो पहले से ही है, C डबल बॉन्ड, एक कार्बन इस साइड, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो टोटल 5 हो गए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे ही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन क्लियर। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे अगला कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो वाला है ना, बोरिक एसिड वाला। हाँ,
सर टेम्पर फिर टूट गया। नहीं वो ऐसे ही तुम्हें दूर से दिख रहा होगा। चश्मा साफ किया है? सर लगा साफ नहीं ही है। है। हाँ लगा नहीं मैंने से लगा नहीं है, बबल्स आ रहे हैं। हाँ। नहीं वो तो टूटा हुआ होती है स्क्रीन, तो उस पर बबल्स आते हैं। जब कभी मोबाइल फ़ोन लेना, उसकी स्क्रीन तोड़ना, उसके ऊपर टेम्पर लगाना, तो फिर ऐसा ही एक्सपीरियंस होगा, हैंड स्क्रूड हो जाएगा। ठीक है सर ये अच्छा लग रहा है क्या? और टूट भी गया, इस पे एक्सपेरिमेंट कर लूँ। इसका मतलब है हमारी फोन भी है पुराना हो गया ना। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या होगा कि इसका जनरल फॉर्मूला RCOOH, ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या होगा? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। हाँ जी ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में भी फिर वही कहानी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं यहाँ पर H लगा सकता हूँ क्या? बताओ। नो क्यों? अगर मान लीजिए चलिए लगा भी लिया तो आपके CHO दिमाग बन में ये जाएगा। आता होगा कि ये CHO बन जाएगा, लेकिन इधर तो OH है ना, इधर तो OH है, तो इसका मतलब क्या है कि फिर वो एल्डिहाइड नहीं बनेगा। एल्डिहाइड के लिए क्या होना चाहिए था? इधर केवल H होना चाहिए था, तब तो मैं बोलता, या कार्बन होना चाहिए था, तब तो मैं बोलता कि एल्डिहाइड बन गया, लेकिन ऐसे एल्डिहाइड नहीं है। तो अब हम कहेंगे कि इसके जो मेंबर्स हैं हाँ मीथेन से ही नहीं, मतलब हम यहाँ पर H लगा सकते हैं, तो मीथ से होगा इसका मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो फर्स्ट मेंबर देखिएगा, मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इधर एक H लगा दो, तो फॉर्मूला क्या बन गया? HCOOH। और इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो वैसे जो केमिकल नेम है वो तो मीथेनोइक एसिड हो गया, केमिकल कॉमन नेम क्या होगा? ये हम तो पहले जब अभी 2 दिन पहले टेस्ट दिया है इसका, अभी 2 दिन पहले ही तो टेस्ट दिया ना इस चैप्टर का। तब पढ़ा नहीं था, स्कूल में डांट पड़ती है ना, आंसर नहीं देते तो पढ़ना पड़ता है। ये होता। अच्छा अगर हमने H लगा दिया यहाँ पर, अगर यहाँ पर H लगा दिया तो ये CHO तो एल्डिहाइड के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा मतलब जो इस तरफ है सिंगल बॉन्ड करके, या तो यहाँ पर कोई कार्बन वाला एलिमेंट आना चाहिए, कोई कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप आना चाहिए, और या फिर सिर्फ H आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो OH भी है, यहाँ पर तो OH है, तो OH वाला तो हमने कोई एल्डिहाइड नहीं देखा, तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि H यहाँ पर लगा देंगे तो HCOOH क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड, पहला मीथेनोइक एसिड। ठीक है, उसके बाद अगला देखिएगा, अगला है मीथेनोइक एसिड। अब सारे फंक्शन ग्रुप्स कराओगे? बस 3 ही तो करा रहा हूँ, अच्छा 6 के 6 कराओगे, बाकी के 3 बताना कौन कौन से? सारे क्या है? नहीं हाइड्रोकार्बन थोड़ी है, हाइड्रोकार्बन तो ये है ही सारा चैप्टर। हेलो एल्केन्स। चलिए जी, तो सेकंड देखिएगा, सेकंड है इथेनोइक एसिड। तो यहाँ एक कार्बन और लगा दो तो 2 कार्बन आते हैं, क्या हो गया? ईथ बन गया, 2 कार्बन मतलब ईथ। तो ये वाला जो है 1 2 3 4 ये तो सेटिस्फाइड है। इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर लगा दो।
CH3COOH। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको? ये इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। वैसे इथेनोइक एसिड है, उसके बाद प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड कर लोगे। ठीक है। अच्छा दिव्यांशी ये बताओ मेरे को, इसमें जो तुमने अभी भेजा है मेरे को ये सैंपल पेपर, इसमें डाउट कहाँ पर है? दिव्यांशी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज नहीं आई, बताओ इधर कौन सा करवाना है? सर मेरे को कुछ नहीं आ रहा है, ये वो मैग्नेटिक इफेक्ट है। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हो ना? यस सर। ठीक है। चलिए जी, एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें। मैग्नेटिक इफेक्ट्स आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं एक डायग्राम बनवाता हूँ, समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये बता दूँ? मैग्नेटिक इफेक्ट्स और और पता है मतलब आ ही रहे होंगे तो प्री बोर्ड में तो आएंगे ही। तो अभी के लिए तो मैं क्या बताऊँ, छोड़ के जाना पड़ेगा। कल है ना, तो अभी के लिए तो छोड़कर जाना पड़ेगा। प्री बोर्ड हो जाएगा तब तक, मतलब अभी आप समझ लो हफ्ता भर तो लगेगा, हफ्ता 10 दिन लग जाएगा। 25 से तो उससे पहले तो हो जाएगा। ये एक हफ्ते में, हफ्ता या 10 दिन मान लो बस। ये 2 ही चैप्टर बच रहे हैं ना आपके? तो सर होने से पहले हो जाएगा। और फिर रिप्रोडक्शन वाला बचा और एक और बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। और एनवायरनमेंट ये पढ़ने की जरूरत पड़ती है क्या इसमें? किसी को नोट चाहिए मैसेज दे देना, ये लो नोट ले लो, किसी को चाहिए बहुत ज़्यादा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, इसमें इन्होंने दे रखा है अ सिंपल मोटर इज मेड। मैं पूरा क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, इसमें है अ सिंपल मोटर इज मेड इन अ स्कूल लेबोरेटरी, अ कॉइल ऑफ वायर इज माउंटेड ऑन एन एक्सल बिटवीन द पोल्स ऑफ अ हॉर्स शू टाइप मैग्नेट एज इलस्ट्रेटेड। रुक जाइए, सर आपका नंबर क्या है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दे रखा है।
ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दे रखा है, ये नेगेटिव दे रखा है। और इधर ये कॉइल दे रखी है ए बी सी डी। ऑप्शन इसमें पार्ट ए है, फॉर दिस पोजीशन स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। State the direction of the force on the arm AB. B है, why does the current in the arm BC in the arm BC not contribute to the turning force on the coil. The turning force on the coil. To the turning force on the coil. अब आप इसमें देखिएगा कि ये ना कॉइल दे रखी है ए बी सी डी, तो ये वायर है। अब इसमें ना हमें ये मालूम है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव से करंट ऐसे जाएगा। अब ये यहाँ पर कनेक्टेड है ऐसे तो करंट ऐसे गया आई, और फिर ऐसे घूमते हुए नेगेटिव में करंट वापस आएगा, तो ऐसे करंट यहाँ पर वापस आ गया बैटरी में से। ये बैटरी है, पॉजिटिव में से निकल के नेगेटिव में करंट वापस आ रहा है। तो इसमें आप ये देखिएगा कि ना फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में ऐसे है कि आपको अपनी फिंगर्स को इस तरह से स्ट्रेच करना है, लेफ्ट वाले को, राइट वाले को नहीं, लेफ्ट वाले को, लेफ्ट हैंड। तो इसको ऐसे स्ट्रेच करा। अब यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये जो है ना, ये आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड रहना चाहिए, तो ये फिंगर तो ऐसे ही है, ठीक। और इसमें ए से बी यानी कि करंट अंदर की तरफ, तो सेंट्रल फिंगर अंदर की तरफ, तो इसको ऐसे रखते हुए सेंट्रल फिंगर को अंदर की तरफ कर लो। तो करंट कहाँ जा रहा है? एक्चुअली ये टेढ़ा दिखा रखा है, ये ना सीधी रखी हुई है कॉइल ऐसे अंदर की तरफ। तो पेपर पर आप बनाओगे तो टेढ़ा ही बनाओगे। तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे हो गया, और सेंट्रल फिंगर हो गई अंदर की तरफ, तो थंब का डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो थंब क्या बताता है? फोर्स की डायरेक्शन। तो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, एफ जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। डाउनवर्ड यानी कि ये ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। वो ये पूछ रहे हैं, फॉर दिस पोजीशन स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द आर्म ए बी। तो ए बी आर्म पर आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताना था, वो आपने बता दिया, बस इतना। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल याद रखने का क्या तरीका है कि थंब यानी कि एफ फॉर फादर, एम फॉर मदर एंड सी फॉर चिल्ड्रन। तो फादर मदर चिल्ड्रन, फोर्स एम फॉर मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, सी फॉर करंट, सी फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रख लेते हैं, फादर मदर चिल्ड्रन। और फिंगर्स को करना है ऐसे स्ट्रेच है, ये मत कर देना कि नहीं मैं तो इसको नीचे करूँगा, इसको ऊपर, थंब को नीचे करूँगा, टेढ़ा मेढ़ा मत कर देना, ऐसे ही करना है, ठीक। समझ गए कि नहीं? हाँ, वो तो सीधा सीधा देखिए, इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, ठीक है। तो मुझे ये मालूम है कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा, तो ये चीज़ तो फिक्स हो गई ना। तो इसका मतलब मेरे को ये जो है, ये फिंगर अपनी इधर ही रखनी है सामने की तरफ, क्योंकि नॉर्थ इधर और साउथ इधर दे रखा है। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि ए बी आर्म में करंट अंदर की तरफ जा रहा है। करंट का कैसे पता चला? क्योंकि पॉजिटिव से निकलता है करंट और घूम फिर के वापस नेगेटिव में आता है।
तो अगर पॉजिटिव से निकल रहा है तो ए से बी अंदर की तरफ ऐसे ही जाएगा। तो हमारा करंट हो गया अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड को इधर रखते हुए, और बाकी हमने अपने हाथ के उसमें चेंज नहीं करा, पता चला इसको ही चिपका लिया, ऐसे मत करना, इसको ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट अंदर की तरफ, तो इसको अंदर कर दिया, तो थंब हमारा कहाँ डायरेक्शन कर रहा है, नीचे की तरफ, तो इसका मतलब ए बी पर नीचे की तरफ। ऐसे ही अगर मैं सी डी की बात करूँ तो सी डी के केस में भी नॉर्थ और साउथ तो फिक्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा ऐसे हो गया, लेकिन अब करंट कहाँ आ रहा है, सी से डी, यानी कि बाहर की तरफ। ये कॉइल ऐसी टेढ़ी नहीं है, ये एक्चुअल में ऐसे रखी हुई है, समझ लीजिए कि जैसे कि कोई कैसेट हो, वो कैसेट आपने ऐसे सीधी लगा रखी हो, तो ये ऐसे रखी हुई है, तो सी से डी तक करंट बाहर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो एन से एस, नॉर्थ से साउथ ऐसे, और जो करंट है इसको ऐसे ही रखते हुए करंट को सामने की तरफ लाना है, तो हाथ को ऐसे घुमा दो, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर रहा, करंट बाहर की तरफ आ गया, तो थंब का इंडिकेट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मोटर जो है वो अब काम करना शुरू कर देगी। कैसे? क्योंकि ये कॉइल है, अच्छा ये जो सेंटर में एक एक्सेस बना देते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर ऐसे हो गया कि जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे पास बुक है, तो रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे है, इसको दिखा तो रखा है हमने ऐसे टिल्टेड करके, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे रखी हुई है। अगर हम ऐसे बना देंगे तो मुझे सामने से ना एक रेक्टेंगल सा नज़र आएगा, बस ये पूरी कॉइल तो नज़र नहीं आएगी, तो इसलिए उसको ऐसे थोड़ा टिल्टेड करके ऐसे दिखा रखा है। तो ये सेंट्रल एक्सेस हो गई, एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये है ए बी, ए और बी, ये है सी और डी, सी और डी। तो ए और बी पर ये तो सेंट्रल एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ए और बी पर लग रही है फोर्स नीचे की तरफ, सी और डी पर लग रही है ऊपर की तरफ। तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, तो ऐसे करके ये रोटेट करना शुरू कर देगी मोटर। इस तरह से रोटेशन होता है मोटर का। ठीक है, बताइए भाई दिव्यांशी, ये चीज़ क्लियर है? पहला पार्ट इसका पहला पार्ट देखा है ना, और भी वो नोटबुक बंद है, पेन हाथ में है ही नहीं, तो ऐसे है ना थोड़ा सब लिखा हुआ है, बस बंद कर रखी है। दिखाना, लिखा क्या था, देखो। ओए होए, क्या राइटिंग है, वाह एकदम, मतलब पी अलग बना रखा है तो ओ अलग है, पोजीशन ही उल्टी सीधी हो रखी है, वाह भाई वाह। वो तो तुम्हारा तो स्कूल का गार्ड भी जानता होगा ना, तुम्हें नहीं जानता? क्यों? उनको लगता होगा ना, आ गया, देखते हैं, आ गया फिर आ गया, होता नहीं कुछ ऐसे नहीं होते हैं ना, जैसे अजीब सा करेक्टर होता है तो उसके इंतजार रहता है, भाई आ गया फिर आ गया, नहीं पता नहीं चलता मेरे को, है ना? तो ऐसा नहीं होता कि कभी कुछ कर रहे हैं, करते करते हाथ ही रुक गए उनके कि भाई फिर आ गया, जरा संभल कर, नहीं। यहाँ वाले गार्डों के साथ होता है। उनको तो भैया Why does the current in the arm BC not contribute to the turning force on the coil? अब BC में जो करंट है उसका डायरेक्शन क्या है? B से C तक ऐसे जाता होगा, तो यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल काम ही नहीं करेगा। क्यों? आपने अपनी फिंगर्स को इस तरह से एडजस्ट करा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है, वो करंट भी ऐसे ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के दोनों इस डायरेक्शन में आ गए, तो यहाँ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल नहीं, यहाँ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल काम ही नहीं करेगा। ये काम ही तब करता है जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो फिर वो वहाँ पर कोई फोर्स लगेगी ही नहीं, फोर्स नहीं लगेगी फिर उस पर, तो इसलिए BC ऐसे ही रहेगा, AD ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है ना, व्हाई डज द करंट इन द आर्म BC नॉट कंट्रीब्यूट टू द टर्निंग फोर्स, तो B का आंसर आप ये लिख लीजिए कि इन द section BC of the wire, in the section BC of the wire, the direction of magnetic field is along the direction of magnetic field is along the direction of magnetic field is along the direction of electric current
So Fleming's left hand rule will not work here. is not applicable. अरे यार बात तो एक ही है। हाँ हाँ, अभी तो मैं कह रहा हूँ, तो मैं देख कर रुक जाता हूँ। is not applicable here. थोड़ी सी So- पहले लिख देते हैं। There will not be any force. There will not be any force acting on it. खत्म। नहीं, खत्म क्यों होगा? हाँ, हो गया। ठीक है। अच्छा, कल का वही टाइम रहेगा आप लोगों का? हाँ जी। आज आपका फोन आया, मैं खुश हो गया, घर जल्दी नहीं आऊंगा अब मैं। ठीक है, कौन सा बता रहे हो दिव्यांशी? What happened?